गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारी क्लास जो एग्रीकल्चर सॉइल केमिस्ट्री है उसमें आज हम पढ़ेंगे प्लांट न्यूट्रिएंट्स के बारे में कि प्लांट न्यूट्रिएंट होते क्या है या जिसे हिंदी में हम पादप पोषक तत्व कहते हैं। अगर प्लांट न्यूट्रिएंट की बात करें तो जैसे हमारे शरीर के लिए विभिन्न प्रकार के एमिनो एसिड, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन इनकी ज़रूरत होती है, वैसे ही पौधों को अपना जीवन चक्र चलाने के लिए कुछ पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है और उन्हीं पोषक तत्वों को पादप पोषक तत्व कहा जाता है। अगर पोषक तत्वों की बात करें तो अगर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन में कहा गया है कि वो सभी रासायनिक तत्व जो पौधों में क्या करते हैं, उनकी वृद्धि करते हैं, साथ ही साथ उनकी मेटाबॉलिक क्रिया। मेटाबॉलिक मतलब होता है कि जिनमें पाए जाने वाले जितनी भी उपापचय क्रियाएं, जैसे भोजन बनना, फल फूल का निर्माण होना, पत्तियों का भोजन बनाना, तो ये सब सारी जो क्रियाएं करते हैं या करने में सहायता करते हैं वो क्या कहलाते हैं, पादप पोषक तत्व या प्लांट न्यूट्रिएंट कहलाते हैं। तो डेफिनेशन समझ में आई। एक बार और बात डेफिनेशन देखेंगे तो क्या कहा गया है प्लांट न्यूट्रिएंट के बारे में कि वो सभी रासायनिक तत्व जो क्या करते हैं, पौधों की वृद्धि साथ साथ पौधों की उपापचय क्रियाओं में सहायक होते हैं, प्लांट न्यूट्रिएंट कहलाते हैं। अब प्लांट न्यूट्रिएंट की बात करें तो प्लांट न्यूट्रिएंट के बारे में बहुत से साइंटिस्ट ने अलग अलग रिसर्च की, पर इसमें सबसे पहले बात की थी डॉक्टर आर्नोल्ड ने। डॉक्टर आर्नोल्ड ने एक थ्योरी दी थी, एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट। ठीक है, तो डॉक्टर आर्नोल्ड ने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स, जिसमें उन्होंने क्या कहा, किसी भी प्लांट न्यूट्रिएंट को 3 भागों में डिवाइड किया, यानी उनके लिए एक क्राइटेरिया डिसाइड किया कि जो जितने भी तत्व, जैसे मृदा में हजारों तत्व होते हैं या पौधे हजारों पोषक तत्व लेते हैं, परंतु सबको आवश्यक पोषक तत्व या पादप पोषक तत्वों की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। इस वजह से आर्नोल्ड ने क्या किया, एक क्राइटेरिया डिसाइड किया और इसमें एक थ्योरी दी जिसे एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट कहा गया। क्राइटेरिया की बात करें तो आर्नोल्ड ने क्या कहा कि कोई भी पोषक तत्व जिसकी कमी से पौधा अपनी उपापचय क्रिया एवं वृद्धि को नहीं कर पाए, यानी ऐसा कोई भी तत्व, पर्टिकुलर कोई भी तत्व जिसकी कमी से पौधे की क्या होती है, वृद्धि रुक जाए या उसमें चलने वाली जितनी भी मेटाबॉलिक क्रियाएं या उपापचय क्रियाएं वो रुक जाए, वो क्या होगा, प्लांट न्यूट्रिएंट में रखा जाएगा। यानी कोई भी पोषक तत्व जो क्या होगा, अगर प्लांट आवश्यक पादप पोषक तत्वों की श्रेणी में रखा जाना है तो उसमें 3 गुण होने चाहिए। पहला कि उसकी कमी से क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर पोषक तत्व की कमी से पादपों में क्या होगा, उनकी वृद्धि और उपापचय क्रियाएं दोनों रुक जाएं। ठीक है, इसी आधार पर उन्होंने दूसरा क्राइटेरिया रखा कि वो सारे तत्व आवश्यक पोषक तत्व माने जाएंगे जिनकी कमी केवल उनके द्वारा ही कंप्लीट होगी। जैसे कि माना कि कोई पादप है और उसमें अगर नाइट्रोजन की कमी है तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए हमें सिर्फ नाइट्रोजन ही देना पड़ेगा। इसकी कमी किसी और पोषक तत्व जैसे फास्फोरस, पोटाश, जिंक या कॉपर इनकी वजह से कंप्लीट नहीं हो रही, केवल हमें वही देना पड़ेगा, तो वो उसका दूसरा क्राइटेरिया हो गया। यानी पहला पादप पोषक तत्व का पहला क्राइटेरिया था कि क्या होगा, यानी ऐसे सभी तत्व जो क्या हो गए जिनकी कमी के कारण पादप क्या होता है, अपनी वृद्धि को रोक लेता है या उसकी वृद्धि या उसकी उपापचय क्रियाएं रुक जाएगी। दूसरा क्या कहा कि कोई भी पर्टिकुलर पोषक तत्व की अगर कमी होगी तो वो कमी क्या होगी, उसी पोषक तत्व की के द्वारा कंप्लीट की जा सकती है, यानी किसी दूसरे के द्वारा इसको कंप्लीट नहीं किया जाएगा। तीसरी बात उन्होंने कही कि जितने भी पोषक तत्व होंगे, जितने भी पादप पोषक या जितने भी एलिमेंट होंगे वो पौधों के अंदर जाके कौन से या कैसे क्रिया करेंगे, तो ये सब तीनों क्राइटेरिया रखे जिसको उसने क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट के नाम से जाना गया, जिसमें कहा कि तीनों अगर जो भी पोषक तत्व इन तीनों क्राइटेरिया को कंप्लीट करता है, पहला क्राइटेरिया था कि क्या होगा, उसकी कमी से पौधों को क्या उनकी वृद्धि या उपापचय क्रिया रुक जाएगी। दूसरा क्राइटेरिया था कि उसकी कमी केवल उसी से ही कंप्लीट होगी, और तीसरा था कि उसका पौधों में क्या भाग है या क्या काम करता है। अगर जो भी पोषक तत्व या जो भी एलिमेंट ये तीनों चीजें कंप्लीट करता है उसे उन्होंने पादप पोषक तत्व की पादप पोषक
तत्व की श्रेणी में रखा। अगर R1 के एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट की बात करें तो उन्होंने इस श्रेणी में 16 तत्वों को रखा। इसके R1 के हिसाब से लगभग क्या ऑलमोस्ट 16 पोषक तत्व जो होते हैं, 16 पादप पोषक तत्व पौधों के लिए आवश्यक होते हैं। तो यहाँ तक समझ में आया कि आर्नोन ने सबसे पहले आर्नोन ने पादप पोषक तत्वों के बारे में खोज की। उन्होंने क्या किया, एक थ्योरी दी जिसे हम एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट के नाम से जानते हैं। और इसी एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट के लिए उन्होंने क्राइटेरिया डिसाइड किया, जिसमें उन्होंने 3 बातें कही। जो भी पोषक तत्व उन तीनों बातों को कंप्लीट करता है वो पादप के आवश्यक पोषक तत्वों की श्रेणी में रखा जाता है। तो इसके आधार पर आर्नोन ने क्या कहा कि पादपों के लिए 16 पोषक तत्व जो होते हैं वो आवश्यक पोषक तत्व माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम इसी श्रेणी में। जब आर्नोन की चीजें हो गई या आर्नोन की प्लांट थ्योरी या पादप पोषक तत्वों की थ्योरी कंप्लीट हो गई, उसके बाद एक और वैज्ञानिक आए जिनका नाम था डीजे निकोलसन। डीजे निकोलसन ने क्या किया, इन्होंने एक नई थ्योरी दी जिसे हम प्लांट न्यूट्रिएंट कहा जाता है, थ्योरी कहा जाता है, यानी जिसे हिंदी में कार्यकी पादप पोषक तत्व। इन्होंने क्या किया, पोषक तत्व डीजे निकोलसन ने एक नई थ्योरी दी, जैसे आर्नोन ने एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट वाली थ्योरी दी, जिसके आधार पर उन्होंने पोषक तत्वों को 16 भागों में बांटा। पोषक तत्वों को 16 पोषक तत्वों को आवश्यक पोषक तत्वों की श्रेणी में रखी। उसी श्रेणी में बाद में आते हैं डीजे निकोलसन ने क्या किया, एक नई थ्योरी दी जिसे हम फंक्शनल प्लांट न्यूट्रिएंट्स के नाम से जाना जाता है, जिसे हिंदी में हम कार्यकी पादप पोषक तत्व भी कहते हैं। डीजे निकोलसन ने कहा कि पौधों में 20 प्लांट न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। डीजे निकोलसन के अनुसार क्या कहा गया कि पौधों में 20 प्लांट न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, जिसको उन्होंने 16+4 में डिवाइड किया। 16+4 मतलब 16 आवश्यक पोषक तत्व। यानी जिनके बिना पौधा अपनी जो क्या होते हैं जीवन चक्र को कंप्लीट नहीं कर पाता। और जो 4 थे इसने उनको बेनिफिशियल प्लांट न्यूट्रिएंट नाम दिया। 16 को जैसे आर्नोन ने कहा था आवश्यक पोषक तत्व, वैसे ही डीजे निकोलसन ने क्या कहा, 20 फंक्शनल प्लांट न्यूट्रिएंट का नाम दिया। उन्होंने कहा कि जो प्लांट न्यूट्रिएंट होते हैं वो 20 होते हैं, जिसको उन्होंने 16+4 में डिवाइड किया। 16 उसने आवश्यक पोषक तत्वों की श्रेणी में रखे, यानी वो तत्व जिनकी कमी के कारण पौधा अपनी वानस्पतिक या वृद्धि या अपने जीवन चक्र को कंप्लीट नहीं कर पाता। और प्लस जो 4 थे उसको उन्होंने क्या कहा, बेनिफिशियल प्लांट न्यूट्रिएंट का नाम दिया। बेनिफिशियल यानी ये इन 4 जिसमें रखा गया, इन्होंने रखा कोबाल्ट को, वेनेडियम को, सिलिका को और सोडियम को। इन्होंने कहा कि क्या हुआ, ये 4 जो पोषक तत्व होते हैं ये पौधों के लिए बेनिफिशियल होते हैं, यानी इनकी कमी के कारण पौधे की जीवन चक्र या उसके वृद्धि पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पर अगर ये उपस्थित होंगे तो उपस्थित होने के कारण क्या होगा, इनकी जो क्रियाएं होंगी, वो जो उसमें चलने वाली जितनी भी जैव रासायनिक क्रियाएं होंगी वो थोड़ी तीव्र गति से होने लग जाएगी या उनके लिए ये बेनिफिशियल होंगे। तो यहाँ तक समझ में आया। अगर लास्ट में दोनों चीजों को डिवाइड किया, दोनों चीजों को अगर हम समरी निकालते हैं तो आर्नोन के हिसाब से 16 प्लांट न्यूट्रिएंट होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं डीजे निकोलसन की तो इनके हिसाब से 20 फंक्शनल प्लांट न्यूट्रिएंट होते हैं। और अगर अब की बात करें तो प्रेजेंट में वर्तमान में 17
प्लांट न्यूट्रिएंट है, जिसमें निकिल बाद में खोजा गया था। ठीक है, 16 प्लस निकिल। ओके, तो आई होप यहाँ तक की चीजें समझ में आई होगी कि अगर आपको चीजें कि 16 किसके हिसाब से थे, 20 किसके हिसाब से, और प्रेजेंट में कितने पोषक तत्व हैं, तो यहाँ तक समझ में यहाँ तक जो है ये अपने प्लांट न्यूट्रिएंट की हिस्ट्री है कि कैसे प्लांट न्यूट्रिएंट आए, कैसे उनको क्लासिफाई किया गया और कैसे फिर इनको अलग भागों में बांटा गया। अब बात करते हैं वर्गीकरण की। प्लांट न्यूट्रिएंट को बाद में उनके कार्य प्लस उनकी उपस्थिति के आधार पर अलग अलग भागों में बांटा गया। नेक्स्ट टॉपिक है अपना क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट, यानी प्लांट न्यूट्रिएंट को उनमें उनकी कार्य, उनकी मात्रा और उनके पाए जाने वाले स्रोत या किसी भी आधार पर उनको अलग अलग भागों में यानी 4 भागों में बांटा गया। अगर पहली बात है तो जो पहला क्लासिफिकेशन किया गया वो किया गया उनकी मात्रा के आधार पर। यानी पौधों में पाए जाने वाले पोषक तत्वों का जो पहला क्लासिफिकेशन किया गया वो किया गया उनकी मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर पादप पोषक तत्वों को 2 भागों में बांटा गया। पहला है मैक्रो प्लांट न्यूट्रिएंट और दूसरे हैं माइक्रो प्लांट न्यूट्रिएंट। पोषक तत्वों की मात्रा के आधार पर पोषक तत्वों को 2 भागों में बांटा है। पहला बांटा गया मैक्रो प्लांट न्यूट्रिएंट यानी बड़े पोषक तत्व यानी, और दूसरे होते हैं माइक्रो प्लांट न्यूट्रिएंट यानी छोटे पोषक तत्व। बड़े पोषक तत्वों के बारे में क्या कहा गया कि वो सभी पोषक तत्व जिनकी मात्रा पौधों में 1 ppm से ज्यादा जरूरत है, यानी ऐसे सारे पोषक तत्व जिनकी पौधों को लगभग 1 ppm से ज्यादा मात्रा की आवश्यकता होती है, मैक्रो प्लांट न्यूट्रिएंट कहा गया। दूसरी अगर बात करें माइक्रो प्लांट न्यूट्रिएंट की, तो इसमें क्या कहा गया कि वो सभी पोषक तत्व जिनकी पौधों को लगभग 1 ppm से भी कम मात्रा की आवश्यकता होती है, यानी ऐसे पोषक तत्व जिनकी पौधों को 1 ppm से भी कम मात्रा की आवश्यकता होती है, माइक्रो प्लांट न्यूट्रिएंट कहलाए। बाद में क्या कहा, मैक्रो और मैक्रो प्लांट न्यूट्रिएंट को भी 2 भागों में बांटा। पहले थे प्राइमरी प्लांट न्यूट्रिएंट और दूसरे सेकेंडरी प्लांट न्यूट्रिएंट। मैक्रो प्लांट न्यूट्रिएंट को अगर बात करते हैं मैक्रो प्लांट न्यूट्रिएंट की, यानी ऐसे प्लांट न्यूट्रिएंट जिनकी पौधों को लगभग 1 ppm से ज्यादा मात्रा की आवश्यकता होती है। मैक्रो यानी जिसे हिंदी में वृत्त पादप पोषक तत्व कहा गया है। अब इस मैक्रो प्लांट न्यूट्रिएंट को भी 2 भागों में बांटा। पहला है प्राइमरी न्यूट्रिएंट और दूसरा होता है सेकेंडरी न्यूट्रिएंट। अगर प्राइमरी न्यूट्रिएंट की बात करें, यानी ऐसे पोषक तत्व जो पौधों को सबसे ज्यादा चाहिए होते हैं, प्राइमरी प्लांट न्यूट्रिएंट कहलाते हैं, जिसके एग्जाम्पल है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंडरी प्लांट न्यूट्रिएंट की, यानी ऐसे पोषक तत्व जिनकी मात्रा हमें प्राइमरी से कम चाहिए होती है परंतु माइक्रो से ज्यादा चाहिए होती है, उनको हमने सेकेंडरी प्लांट न्यूट्रिएंट में रखा। दूसरी बात कहा जाए, सेकेंडरी प्लांट न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो मृदा सुधारक के रूप में भी काम आते हैं। इसके अंदर डिवाइड किया गया है कैल्शियम, सल्फर और मैग्नीशियम। इसके अंदर रखे गए हैं कैल्शियम, सल्फर और मैग्नीशियम, तो ये होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट। अब बात करते हैं माइक्रो प्लांट न्यूट्रिएंट की। तो माइक्रो प्लांट न्यूट्रिएंट यानी ऐसे पादप पोषक तत्व जिनकी मात्रा पौधों को 1 ppm से भी कम चाहिए होती है, यानी अपने जीवन चक्र पूरा करने के लिए उनको अपने पूरे जीवन चक्र में इन पोषक तत्वों की मात्रा 1 ppm से कम चाहिए होती है, माइक्रो प्लांट न्यूट्रिएंट कहलाता है। इसमें आते हैं अपने सारे पोषक तत्व जो बचते हैं, जैसे कि जिंक, कॉपर,
क्लोरीन, बोरोन, आयरन, मैग्नीज, मोलिब्डेनम आदि ईटीसी पोषक तत्व किसमें रखे गए हैं? माइक्रोप्लांट न्यूट्रिएंट में। तो प्लांट की क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने पहले पढ़ा पादपों की मात्रा, पोषक तत्वों की मात्रा के आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन किया गया है उनके कार्य के आधार पर। प्लांट न्यूट्रिशन का जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन किया गया है वो किया गया है पादप पोषक तत्वों के कार्य के आधार पर। यानी जो पोषक तत्व पौधों में जो काम करेगा उसके आधार पर ही उस पोषक तत्वों को अलग अलग भागों में बांट दिया जाएगा। अगर कार्य के आधार पर बात करें तो सबसे पहले आएंगे बेसिक एलिमेंट, बेसिक प्लांट न्यूट्रिएंट। बेसिक प्लांट न्यूट्रिएंट मतलब वो पादप पोषक तत्व जो क्या करते हैं पौधों में संरचना का लगभग पौधों की टोटल संरचना का 95% हिस्सा कवर करते हैं, बेसिक प्लांट न्यूट्रिएंट कहलाते हैं। यानी ऐसे पादप पोषक तत्व जो पौधों में संरचना का निर्माण करते हैं और संरचना में भी लगभग 95% हिस्से का निर्माण करते हैं, बेसिक प्लांट न्यूट्रिएंट कहलाते हैं। जिसमें हम लोग जिसके एग्जाम्पल हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की बात करें तो ये हमें पौधों को जल एवं CO2 से मिल जाते हैं और कार्बनिक पदार्थों से मिल जाते हैं, इसलिए इनको रासायनिक पोषक तत्वों द्वारा देने की जरूरत नहीं होती और इसलिए इनको ज्यादा इंपॉर्टेंटली डिस्कस नहीं किया जाता। नेक्स्ट जो होते हैं वो होते हैं स्ट्रक्चरल प्लांट न्यूट्रिएंट, यानी संरचनात्मक पादप पोषक तत्व। संरचनात्मक पादप पोषक तत्वों की बात करें यानी ऐसे पादप पोषक तत्व जो पौधों में संरचना का निर्माण करते हैं, यानी उनकी टोटल संरचना का निर्माण करते हैं, संरचनात्मक पादप पोषक तत्व कहलाते हैं। जिसमें इन्होंने नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर को रखा। इसमें एक चीज ये भी कही गई कि ये संरचना के साथ साथ ये क्या करते हैं पौधों में बनने वाली ऊर्जा के नियामक के रूप में यानी स्थानांतरण के रूप में भी काम करते हैं। नेक्स्ट होता है अपने नियंत्रक एवं नियामक प्लांट न्यूट्रिएंट, यानी ऐसे पोषक तत्व जो पौधों में चलने वाली जैव रासायनिक क्रियाओं को तो प्रभावित करते ही हैं, साथ ही साथ ये पोषक तत्वों के वाहक के रूप में भी काम करते हैं, नियंत्रक या नियामक पोषक तत्व कहलाते हैं। जैसे कि अपना पोटास, मैग्नीशियम और कैल्शियम। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट है इसमें वो होते हैं उत्प्रेरक तत्व। पोषक तत्व उत्प्रेरक पादप पोषक तत्व, यानी ऐसे पोषक तत्व जो क्या करते हैं जिनकी उपस्थिति पौधों में चलने वाली जैव रासायनिक क्रियाओं की जो दर है उनको बढ़ा देती है या उत्प्रेरक के रूप में कार्य करती है, जिसके अंदर बाकी बचे हुए सारे पोषक तत्व जैसे जिंक, कॉपर, क्लोरीन, मोलिब्डेनम, आयरन आदि इस श्रेणी में रखे जाते हैं। तो प्लांट का जो दूसरा क्लासिफिकेशन किया गया वो किया गया उनके कार्य के आधार पर। पहला किया गया उनकी मात्रा के आधार पर, दूसरा किया गया उनके कार्य के आधार पर। ठीक है, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन होता है धातु एवं अधातु के आधार पर, यानी उनकी संरचना के आधार पर। अगर धातु और अधातु के संरचना के आधार पर या उनकी रासायनिक संरचना के आधार पर
रासायनिक संरचना के आधार पर पादप पोषक तत्वों को दो श्रेणी में रखा गया है। पहले धातु और दूसरे होते हैं अधातु, यानी ऐसे पोषक तत्व जो धातु की श्रेणी में आते हैं और ऐसे पोषक तत्व जो अधातु की श्रेणी में आते हैं। अगर हम धातुओं की बात करें तो इसमें आएगा कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटास, आयरन, कॉपर, जिंक आदि। और बचे हुए सारे पोषक तत्व जैसे मोलिब्डेनम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, मैग्नीशियम आदि पोषक तत्व अधातु की श्रेणी में रखे जाएंगे। तो पादप पोषक तत्वों का जो थर्ड क्लासिफिकेशन किया गया वो किया गया उनकी रासायनिक संरचना के आधार पर, जिसमें पादप पोषक तत्वों को दो भागों में बांटा गया, पहले धातु दूसरे अधातु। इसमें सबसे लास्ट है जो है उनके गतिशीलता के आधार पर पादप पोषक तत्वों का जो लास्ट क्लासिफिकेशन किया गया वो किया गया गतिशीलता के आधार पर। गतिशीलता के आधार पर यानी ऐसे पोषक तत्व जो पौधों में जितने ज्यादा गतिशील होंगे, जो पोषक तत्व जितना ज्यादा गतिशील होगा उसकी कमी के लक्षण पौधों की नीचे वाली पत्तियों पे दिखाई देंगे, और जो कम गतिशील होगा उसके लक्षण पौधों की ऊपर वाली पत्तियों पे दिखाएंगे जाएंगे। तो गतिशीलता के आधार पर पौधों को चार भागों में बांटा गया है। पहले होते हैं गतिशील तत्व, पादप पोषक तत्व, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास को रखा गया है। यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास ऐसे तत्व होते हैं जो पौधों में सबसे ज्यादा गतिशील होते हैं और इनकी कमी के लक्षण पौधों की निचली पत्तियों पर दिखाई देते हैं। नेक्स्ट होता है मध्यम गतिशील, पादप पोषक तत्व। मध्यम गतिशील यानी ऐसे पोषक तत्व जो अत्यधिक गतिशील वाले जो पोषक तत्व होते हैं उनसे कम होते हैं और इनकी कमी के लक्षण पौधों की बीच वाली पत्तियों पर दिखाई देते हैं, जैसे जिंक और मैग्नीज। नेक्स्ट बात करते हैं अल्प गतिशील, गतिशील तो है पर बहुत कम गतिशील है, जिसमें आते हैं अपने सल्फर, कॉपर, मोलिब्डेनम, आयरन आदि। और लास्ट में आता है अगतिशील, पादप पोषक तत्व। यानी ऐसे पोषक तत्व जो पौधों में बिल्कुल ही गतिशील नहीं होते और इनकी कमी के लक्षण पौधों के ऊपरी पत्तियों पर दिखाई देते हैं, जैसे कैल्शियम और बोरॉन। ये इसके एग्जाम्पल है। तो पौधों का क्लासिफिकेशन चार भागों में कर दिया गया। पहला किया गया उनकी मात्रा के आधार पर, जिसमें उन्होंने माइक्रो और मैक्रो में बांटा। दूसरा जिन्होंने क्लासिफिकेशन किया गया उनकी संरचना के आधार पर या उनके कार्य के आधार पर बांटा, जिसमें उन्होंने उसको दो तीन भागों में बांटा। नेक्स्ट जो हुआ उनकी धातु और अधातु वाली संरचना के आधार पर बांटा गया, और जो लास्ट क्लासिफिकेशन किया गया वो किया गया उनकी गतिशीलता के आधार पर। तो आई होप यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हुई होगी कि पादप पोषक तत्व किसे कहते हैं, कैसे कैसे इस पर थ्योरी बनी और कौन से वैज्ञानिक ने इसको कितने भागों में बांटा। फिर बाद में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन के बारे में बात की। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। थैंक यू।